हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जीके के एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो ये आज हमारा पॉलिटी का जो है वो लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे भारत में कैसी है, संसदनात्मक है। फिर देखिए यहाँ पर उसकी गुण में पहला ऑप्शन में है कि यह लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। कौन सी प्रणाली? अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है वो लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। फिर उसके बाद है कि यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए लिखा है कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले लिखा है कि अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है वो जनता की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, जैसा ऑप्शंस में भी था। यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है और साथ ही अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत अस्थिरता की भावना प्रदान करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के निश्चित कार्यकाल से पूर्व उसे कोई भी अपदस्थ नहीं कर सकता जब तक कि वह संविधान के विरुद्ध कोई कार्य न करे, और साथ ही राष्ट्रपति के सचिव अपने पद पर तब तक लगातार बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति उन्हें स्वयं न हटा दे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। बताइए, अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो किस प्रकार से बनती है। आप लोगों को पता होगा कि अध्यक्षात्मक में मेनली जो है वो प्रेसिडेंट का शासन ही होता है। प्रेसिडेंट मुख्य रूप से शासन करते हैं, लेकिन जो संसदनात्मक होता है उसमें पीएम जो होते हैं वो बेसिकली शासन प्रमुख होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है कि कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होता है उसमें कार्यकाल की एक निश्चित अवधि होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई भी दोहराव नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि राष्ट्रपति का लोकमत के द्वारा चुनाव होता है। ये जो है वे तीनों ही ऑप्शन सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। बताइए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो अल्पतंत्र जो होता है उसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्पतंत्र कहते हैं। और याद रखिए कि ये जो कुछ लोग हैं वो किसी परिवार, कुलीन वर्ग, धनी वर्ग, धार्मिक आदि हो सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति एवं उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं, ठीक है, उनके मेंबर कंट्रीज ने विश्व शांति एवं उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है किसको? सुरक्षा परिषद को सौंपी है। किसको सौंपी है? सुरक्षा परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल को। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने लिखा है विश्व शांति एवं उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितनी अवधि? 2 वर्ष की अवधि के लिए। मान लीजिए आपको लगेगा कि पर ईयर चुने जाते हैं और आप अगर कंफ्यूज हो गए तो ये सही बात नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ सॉल्यूशन में पढ़ा था, यहाँ पर वो क्वेश्चन बनकर आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो याद रखिएगा कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष। आगे देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो चीन है, ठीक है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन का लोक गणतंत्र। चीन का लोक गणतंत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बताइए,
कौन-सा नहीं है इसमें से स्थायी सदस्य? तो याद रखिएगा जर्मनी जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिए हैं जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया या फिर यूएसए हो गया, ये सभी क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। आगे देखिए कितने देश यूएन जनरल असेंबली के मेंबर हैं? तो याद रखिएगा 193। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 15 है। ऑप्शन नंबर बी 15। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो है वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, तो मैक्सिमम लोग जो है वो 5 वर्ष के लिए लगाएंगे। बट आप लोगों को याद रखना है कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है, ये भी याद रखना है। तो याद रखिए एक साथ आपका 3 क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। याद रखिएगा मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा तो करती है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर करती है। आगे देखिए पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आप लोगों को याद भी होगा ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। पंचशील का जो सिद्धांत है ये 1954 में जो है वो पारित हुआ था बेसिकली, और इसमें 5 सिद्धांत है। पहला है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, यानी कि एक दूसरे का जो क्षेत्रीय अखंडता है वे दोनों देश क्या रखेंगे? बनाए रखेंगे। अनाक्रमण यानी जो है वो भारत किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा शुरू में। फिर उसके बाद है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, समानता एवं पारस्परिक लाभ, और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आगे देखिए राज्य के अधीन क्या होता है? तो राज्य के अधीन होता है बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता, दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा कि जो प्रशासन है वो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। उसके अलावा जो आबादी है, प्रभुसत्ता है, क्षेत्र है, ये क्या है? अनिवार्य तत्व है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो याद रखिएगा सेना जो है वो एक राज्य का घटक नहीं है, सेना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? याद रखिए नागरिकता जो है, नागरिकता ये राज्य की विशिष्टता नहीं है। राज्य में आती है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की आबादी, वहाँ की प्रभुसत्ता और राज्य क्षेत्र। फिर आगे देखिए राज्य का अनिवार्य तत्व में से कौन सा है? तो अनिवार्य तत्व कौन सा हो जाएगा? प्रभुसत्ता हो जाएगा, वहाँ की सरकार हो जाएगी, वहाँ का राज्य क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ये सभी। फिर देखिए स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बताइए। स्वतंत्रता को कानून बनाकर सीमित किया जा सकता है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, बशर्ते कि वो मूल अधिकार जो है उसको, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकती? चेंज नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है वो लाइन लिखी हुई है, इसको मैं एज इट इज़ पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है ना कि व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता और विधि यानी कि कानून को एक दूसरे का विरोधी कहा है। इसका मत है कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। डायसी के अनुसार एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? बताइए। तो याद रखिएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यासी परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन का ये बेसिकली लोअर सदन है, यानी निम्न सदन है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रीगन। ये अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, और ये क्या थे? एक फिल्म अभिनेता थे।
आगे देखिए, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? बताइए, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो याद रखिएगा, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा, जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की वकालत की थी। भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रतिपादन है, वो एम.एन. राय, महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने भी दिया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है, नहीं को सबसे पहले मार्क करना है। देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? बताइए, कौन सा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता? तो समाजवाद। आगे देखिए, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो याद रखिए, जो चीन है वो एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, यानी कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें शासन की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? बेसिकली एक दल में निहित होती है, यानी चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है। कौन सी दल है वो? कम्युनिस्ट पार्टी। फिर देखिए, लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिए, स्कैंडिनेवियाई देशों से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता में बाधक है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो याद रखिए, केंद्रीकरण जो है वो स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बाधक है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो आलोचना के अधिकार पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? बताइए, विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया, वित्तीय हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? बताइए, क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। ऑप्शन नंबर सी, देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। ऑप्शन नंबर डी, विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोक सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। आगे देखिए, लोगों की सहमति का क्या अर्थ है? तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश का एक उदाहरण है। याद रखिएगा, फ्रांस जो है, फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है और एकात्मक संरचना भी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? तो याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आश्रित राज्य है, एकल सरकार है और लचीला संविधान है, ये सभी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता है। फिर देखिए, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। कहाँ पर? तो सरकार का संसदीय स्वरूप में सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। आगे देखिए, सार्वजनिक पद का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक एकता का। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता। देखिए, इस क्वेश्चन को ना इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस देश में वित्त विधेयक जो है वो विधानमंडल के ऊपरी सदन, यानी कि ऊपरी सदन क्या हो सकता है? राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिए, जर्मनी बेसिकली ऐसा कंट्री है ना कि वहाँ पर वित्त विधेयक जो है वो ऊपरी सदन में पेश किया जाता है, जबकि आप लोगों को पता है कि भारत सहित बहुत से देशों में निम्न सदन में पेश किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण बताइए। तो याद रखिए, स्विट्जरलैंड जो है वो बहुल कार्यपालिका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो ये है रिचर्ड निक्सन। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह नहीं आता है।
आगे देखिए यहाँ सरकार का रूप है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिद्धांत। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्ति पृथक्करण को दर्शाती है। फिर उसके बाद देखिए संसदीय प्रणाली कार्यपालिका विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। उसके अलावा संघीय प्रणाली शक्ति विभाजन को दर्शाती है। एकात्मक प्रणाली शक्ति का संकेंद्रण को दर्शाती है। आगे देखें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, इसका मुख्यालय है वियना में। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पेरिस में है। आगे देखिए आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आदर्शवाद का जनक माना जाता है प्लेटो को। आगे देखिए डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखिए डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर देखिए एक तंत्र का क्या अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासक, उसको बोलते हैं एक तंत्र। यानी कि पूर्ण शक्ति एवं निरंकुशता के साथ एक व्यक्ति के द्वारा शासन, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में है हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है, बताइए स्थायी संस्था कौन सी है, तो परिवार जो है वो स्थायी संस्था है। आगे देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। फिर देखिए राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा है, तो याद रखिएगा राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र जो है वो ब्राइस ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी ब्राइस। आगे देखिए जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था, ऐसा अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी, और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। आगे देखिए मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था, तो मुक्ति जो है वो सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ऐसा रूसो ने कहा था। आगे देखिए यह किसका कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों से बंधा रहता है, ये भी रूसो का कथन है। फिर देखिए भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। आगे देखिए ओह असम्माननीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह किसकी उक्ति है, यह कारपेंटर की उक्ति है। आगे देखिए किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, यह कथन प्लेटो का है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है, तो याद रखिएगा यूएसए में संघीय सरकार है, फेडरल सिस्टम जिसे बोल सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। आगे देखिए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो याद रखिएगा कि सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है यानी संसदीय व्यवस्था जो है वह भारत में ब्रिटेन या इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। फिर देखिए संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो ये श्रीलंका की थी, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए द्वंदात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए लिखा द्वंदात्मक भौतिकवाद साम्यवाद से जुड़ी एक संकल्पना है जिसका जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। याद रखिएगा कई बार यह भी पूछ देता है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद किसकी देन है, तो कार्ल मार्क्स की देन है। उसने इस संकल्पना को इतिहास की व्याख्या करने के लिए अपनाया था और इसके अनुसार संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विकास जो होते हैं वो परस्पर विरोधी तत्वों एवं विचारों के संघर्ष का ही परिणाम है। इस पद्धति को ही द्वंदात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। आगे देखिए राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो याद रखिएगा राज्य एक वर्ग संस्था है। आगे देखिए कौन सा एक देश अब भी राजा के द्वारा शासित है, तो याद रखिए सऊदी अरब जो है वो राजा के द्वारा शासित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीटीबीटी व्यक्त करता है ये शस्त्र नियंत्रक उपाय, सीटीबीटी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि।
देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए लाई गई एक संधि है और इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया था। याद रखिएगा कि भारत के साथ पाकिस्तान आदि कुछ देशों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यानी कि अगर बोल सकते हैं कि सीटीबीटी में भारत ने हस्ताक्षर किया है तो नहीं किया है। आगे देखिए, जनिच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसों ने। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरबी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो ये हो जाएगा एक दलीय राज्य, ऑप्शन नंबर ए एक दलीय। आगे देखिए, पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी, ऑप्शन नंबर ए सिडनी। फिर देखिए, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो याद रखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा। आगे देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आगे देखिए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटेन से लिया गया है ना छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट जिसे बोलते हैं। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, छाया मंत्रिमंडल जिसे शैडो कैबिनेट बोलते हैं, से तात्पर्य संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं का समूह से है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो छाया मंत्रिमंडल होती है वो विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित कुछ प्रवक्ताओं का समूह होता है और इस समूह के जो मेंबर होते हैं वो मंत्रियों के विभागों पर अलग अलग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ नजर रखने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो छाया स्वास्थ्य मंत्री का कार्य स्वास्थ्य मंत्री के क्रियाकलापों पर नजर रखना एवं विपक्ष के दृष्टिकोण से उसकी आलोचना करना या सुझाव देना है। यह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है जिसका जो अनुसरण है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अपने अपने तरीके से किया गया है। यद्यपि फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली में भी इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है, पर उसे छाया मंत्रिमंडल न कहकर प्रति सरकार यानी काउंटर गवर्नमेंट या फिर घोस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों का 5 क्वेश्चन कम से कम तैयार हो गया है। इसको याद रखिएगा, जो नहीं पता हो उसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे देखिए, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई? तो ये तो मैंने बता दिया, ग्रेट ब्रिटेन से। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 2005। आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो सही नहीं है? बताइए किसका मिलान सही नहीं है? तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 का मिलान जो है वो सही नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है वो 2005 है, न कि 1990। बाकी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 सही है। महिलाओं पर क्रूरता 1995 सही है, लेकिन महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम हो जाएगा 2005। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 377। अगला क्वेश्चन देखिए, 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार कर दिया था? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने। आगे देखिए, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए, सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। आगे देखिए, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्गों से। आगे देखिए, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये बनाया गया था असम में, ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1977, ऑप्शन नंबर बी 1977। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है, ये है 1972। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 जुलाई 1972। कई बार डेट पूछ देता है।
आगे देखिए, भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो 1971 में रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव एवं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शांति, मित्रता और सहयोग पर संधि हस्ताक्षर किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनिड ब्रेजनेव। आगे देखिए, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? ये दिया था बराक ओबामा ने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन यूनान, जिसे रोम कहते हैं। आगे देखिए, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निषिद्ध है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिकतः रूपांतरित बैगन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चयन है वो संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल नाम का एक ग्रंथ। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सहज समृद्धि। फिर देखिए, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्विट्जरलैंड में क्या है? बहुल कार्यपालिका, यानी कि यहाँ संघीय परिषद के 7 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो अपने सभी सहयोगियों के समान ही शक्ति रखता है। और याद रखिएगा, इसमें कितने मेंबर होते हैं संघीय परिषद में? 7, और 7 को प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1-1 साल के लिए। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, यानी नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है। आर हेस ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? तो फासीवाद राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, इसे फासीवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। किसको? तानाशाही को। ऑप्शन नंबर ए तानाशाही। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी एडोल्फ हिटलर ने। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। फिर देखिए, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था 1986 को। देखिए, आज हम लोगों ने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जल्दी में क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, क्योंकि आपका ये फाइनल रिवीजन चल रहा है, एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। उतना में मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कराना है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इस वजह से मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं बताया, लेकिन ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपको 1 लाइनर फॉर्म में ही याद करने हैं। ठीक है, जहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे बताना चाहिए वहाँ पर मैंने बताया है। बाकी क्वेश्चन जो थे वो थोड़े सिमिलर थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।